हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल केडी चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैंने अभी यूजीसी नेट क्लियर किया है तो 2019 में जुलाई में। और मैं इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी दूंगी, जैसे जैसे मैंने तैयारी की है आपको भी बताऊंगी। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अपनी कमी को दूर करूंगी। और चलिए शुरू करते हैं आपके अपने चैनल पे, केडी चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और ये इसका प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1893 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी को नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की। अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्री युत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता को जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट शरणार्थियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग को की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिमाणों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि कि ऐसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है,
तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यदि शेष और ढंग को सब पुस्तकें मिलकर 20 है, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग में के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधों जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल धोए हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित की नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 है। फ्रेंड्स, ये ना रामचंद्र शुक्ल अपने शब्दों में लिख रहे हैं, क्योंकि ये बुक उन्हीं के लिए द्वारा लिखी गई है, इसलिए वो अपने शब्दों में लिख रहे हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है। खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमकचंद चंद्रिका, परमार रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियां आदि, विद्यापति पदावली। इसी 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल देव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है: भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, सप्त सार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, उपदेश माला। इनमें नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कौन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊ, अलग आधार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कई वर्णों का दिव्य दृश्य देखकर सॉरी दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि का या बेसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को भाट और विचार की फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्वृत्त पदों को संवत 1000 के क्या संवत, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है, दिख नहीं रहा था, इसके लिए सॉरी। अब देखिए, 1000 संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 नंबर केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक देश है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है,
वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो दो काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है। निर्गुण धारा की ज्ञानाशी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धारा और शाखाओं की प्रतिष्ठा यो ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करके करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यो ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि पहले काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों को बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मुझे कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल और रीतिकाल या और किसी काल के कवियों के साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को के मैंने रसोपयोगी की और कुछ को बाधक कहा है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा आज ही पढ़ा दूंगी तो। मैं आपके लिए डेली वीडियो डालूंगी और आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको डेली वीडियो मिलेगी। अगर आपने ये सब्सक्राइब करा और नोटिफिकेशन दबा दिया तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपके पास पहुंच जाएगी। और मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं, मैंने बीएड भी किया है और मैं टीजीटी पीजीटी टीचर हूँ हिंदी की और एसएसटी दोनों सब्जेक्ट की, लेकिन मैंने हिंदी में पीजीटी भी हूँ, इसलिए मैं पीजी हिंदी ज़्यादा मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। ओके बाय, थैंक्स फ्रेंड्स।